गाइस, कैसे हो सारे के सारे। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप भी बहुत ही बढ़िया हो। अगर मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने गुरुजी पे। तो आज का जो टॉपिक है हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज़, एक बार हम फिर वापस आ चुके हैं उसी पूरी पावर के साथ, उसी पूरी एनर्जी के साथ। और आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से हम स्किप ना करें और इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स हम स्कोर करें। तो देर किस चीज़ की कर रहे हो यारो, कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो और साथ साथ समझते चलो। तो चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन है हमारा। इंट्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट लिखा है, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज होता है हमारा फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, ठीक है, एक एटम होता है जो हमारा, जैसे आपको पता होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो एक एटम होता है उसके अंदर हमारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स चार्जेस होते हैं ना, वो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। अब वो चार्ज या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको एक मिनट लिख के दिखाने की ट्राई करता हूँ। देखो, मान लो ये कोई एटम है, ये थोड़ा बढ़िया नहीं बना, एक बार दोबारा देखो। मान लो ये कोई एटम है। अब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। वो पहला पॉइंट आपको यही समझाना चाह रहा है कि चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। जो चार्ज होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एक एटम के अंदर, और वो या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो या तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे मान लो एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हो गया हमारा लाइक चार्जेस। मतलब लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस। ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, अब ये वाला कवर कर रहे हैं। सेम यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपेल मतलब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, जैसे इनको हम पास लाएंगे तो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। आपने एक मैग्नेट का एग्जांपल, सबसे अच्छा मैग्नेट एग्जांपल होता है, जब आपने देखा होगा चुंबक को कभी कभी आप चिपकाते हो तो वो फट से चिपक जाता है, लेकिन कभी कभी वह रिपेल करता है, कभी कभी दूर भागते हैं वो। क्यों? क्योंकि जैसे या पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है कभी उनका, या फिर नेगेटिव चार्ज होगा तब भी वो रिपेल करेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट है हमारा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दे आर अनलाइक चार्जेस। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपने आसपास। जैसे एक लड़का और एक लड़की आकर्षित करते हैं, वैसे ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे 3 पॉइंट हो गए स्टार्टिंग के। अब एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? अभी तक हम ऊपर चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। कूलम्ब होती है, ठीक है, ये लिखा होगा कूलम्ब, उसका सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारा 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन। ये कुछ हमें वैल्यू दे रखी है। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में 6 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो वैल्यू लिखी भी हुई है, बट वो थोड़ा ऊपर नीचे है तो इसलिए मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है जो येलो से हाईलाइट हो रखा है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? वो होता है इतना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये -19 साथ में आ गया है, लेकिन -19 वो पावर में आएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। इतना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। चलो आगे देखते हैं। अब ये फॉर्मूला होता है चार्ज निकालने का, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, Q इज़ इक्वल टू एन ई। Q इज़ इक्वल टू एन ई। यहाँ पर Q क्या है हमारा? चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा? N क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और C क्या है हमारा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने ऊपर देखा, एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? ये, और
नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और क्यू आपका, फिर आप उससे क्यू ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट। अगला टॉपिक है हमारा करंट। अब करंट किसे बोलते हैं, अब हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। करंट किसे बोलते हैं, ये लिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है चार्ज का, यानी कि जो चार्ज है हमारा वो किस फ्लो से मूव कर रहा है, उसे हम बोलते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, मतलब मान लो कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये नेगेटिव है, ये किस फ्लो से मूव, रेट किस फ्लो से चल रहा है, मतलब एक तरह से, उसे हम बोलेंगे करंट। ठीक है, अब आगे ही हमारा क्या है, चार्ज का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला दे रखा है हमें, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या हमारा डिनोट करता है, आई हमारा डिनोट करता है करंट। आई हमारा करंट डिनोट करता है। राइटिंग थोड़ी ख़राब है, समझ लेने की कोशिश कीजिएगा यार। क्यू क्या है हमारा, चार्ज हो गया, ऊपर हमने देखा था, और टी हमारा टाइम हो गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चार्ज, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की सिंबल क्या होता है, क्यू, और अपॉन में टी, टाइम का। ये हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, सर्किट डायग्राम आप देख लीजिएगा। इसमें एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट होती है, जो होती है एम्पियर। अभी हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। 1 एम्पियर कितना होता है, ये इतना। 1 कूलम पर सेकेंड इतना होता है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है, ये 1। ये सब आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर। अब करंट को मेजर कौन कौन सा डिवाइस करता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। उस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। करंट इज़ मेजर्ड बाय एमीटर, और उसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। करंट को जो मेजर करता है उसको, उस डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। और उस एमीटर की ये डायग्राम आपको नीचे दे रखा है। ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और ये बीच में एमीटर का ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या होता है, वी होता है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मैं होप करता हूँ आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा, नहीं आया तो चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। इसका कलर थोड़ा सा चेंज, चलो ये रहने देते हैं। वर्क डन, देखो अब ध्यान से पढ़ो। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मान लो कोई चार्ज है ये, अब इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में जो वर्क डन होगा ना हमारा, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया सिंपल वर्ड्स में, नहीं आया मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक बार रेड कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर दिखेगा। मान लो ये कोई चार्ज है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोई चार्ज है। ठीक है, अब इस ए पॉइंट से इस चार्ज को जब हम यहाँ पर, अगर हमें मूव करना है बी पॉइंट पे, ये चार्ज जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा, जो इस टाइम पे जो वर्क डन लगेगा इसको ए से बी पर भेजने में, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो वर्क डन लगेगा यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजने में, उससे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से। अभी हमें फॉर्मूला दे रखा है, वी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज का फॉर्म सिंबल क्यू होता है। अगला क्या है, 1 वोल्ट इज इक्वल, 1 वोल्ट किसको, 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करना हो तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे। अब आपको मैं पहले 1 वोल्ट डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एसआई यूनिट होती है ना पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है, इसलिए हम ऊपर 1 वोल्ट को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जो एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है, और उसको भी हम वी से डिनोट करते हैं। अब हम देखेंगे कि 1 वोल्ट कैसे अगर डिफ़ाइन करना हो तो कैसे करोगे। 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, वही बात हो गई जैसे आपने पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो वर्क की क्या होती है एसआई यूनिट, जूल, तो वही लिखा है, वर्क की जगह उसने जूल लिख दिया है।
1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या ऐसा यूनिट होती है? कूलम्ब। देन मतलब इनकी एसआई यूनिट्स को यूज़ करके वहाँ पर ऊपर डेफिनेशन बना दी गई है, ठीक है। एसआई यूनिट वोल्ट होती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जितने भी मैंने पीडीएफ में डाले हैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वोल्ट मैंने आपको ऊपर बता दिया था, V=W/Q, वही वाला बता रखा है। अब जैसे हमने अभी देखा था करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर था, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या होता है? वोल्ट मीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि करंट को किस जो डिवाइस मेजर करता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिवाइस मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? तो करंट को जो मेजर करता है उसे एमीटर बोलते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, ठीक है। अब इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब आपको सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ये कनेक्टेड इन पैरेलल क्या है? तो पैरेलल और सीरीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं अपनी पीडीएफ में, इसी वीडियो में आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, हम आगे उसको समझेंगे। सीरीज़ और पैरेलल और रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम देखेंगे। अभी आप इस पॉइंट को देख लो, आगे जब हम समझ लेंगे तो आपको ये पॉइंट ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है डायग्राम किसका? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का ऐसे दे रखा है, वोल्ट मीटर ऐसे होता है, प्लस इधर पॉजिटिव साइन इधर नेगेटिव साइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं, सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा सेल होता है वो सिंपलेस्ट डिवाइस होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। अब और जो करंट होता है वो हमेशा कैसे फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो होता है वो कैसे फ्लो करता है? हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना। अब सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट। अब आपको कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, कंपोनेंट सर्किट में कुछ सिंबल्स यूज हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं हम। अभी हमारा कलर, ठीक है। जैसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के लिए ये सिंबल होता है। कैसा सिंबल है मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ। ये आपका ऐसे ये है, फिर उसमें छोटा सा है इससे ऐसे, ये पॉजिटिव दे दिया, ये नेगेटिव दे दिया है। थोड़ा फिगर प्रॉपर्ली मेंशन नहीं हो पा रही है आप, इसीलिए मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट डाल दिया, आप फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा अ बैटरी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये बैटरी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का आप देख सकते हैं। और तीसरा क्या है हमारा? प्लग की और स्विच। ये हमारा की और स्विच का है, ये जब ओपन हो ऐसे करके ऐसे, ये ओपन का है, और क्लोज होगा तो क्या होगा? यहीं पर एक डॉट लग जाएगा बीच में डॉट लग गया तो ये क्लोज, और अगर डॉट नहीं है तो ओपन, ठीक है। और अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा वायर वायर जॉइंट होता है तो कैसे दिखा देते हैं? ये बीच में एक जैसे हाईलाइट सा कर दिया, ठीक है। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ये विदाउट क्रॉस कर रही है विदाउट जॉइनिंग, ऐसा सिंबल हो जाता है उसका। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रजिस्टर का ये सिंबल होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रेओस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये होता है और रेओस्टेट का ये होता है। एमीटर का क्या होता है? एमीटर का होता है आपका ये, मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था, और वोल्ट मीटर का होता है ये, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, इजी था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ईजी भी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, साथ साथ नोट्स अपनी नोटबुक में बनाते चलिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सिर्फ वीडियो मत देखिए, लेटे लेटे आप वीडियो देख रहे हैं, लेटे लेटे देखने से आपको ये चैप्टर आ जाएगा, बट आप बाद में भूल जाएंगे। रात के खाने के साथ आप इस चैप्टर को भी भूल रहे होंगे, तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस साथ साथ नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, चैप्टर यहाँ समझिए, आपके दिमाग में वो हमेशा बैठा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ, potential difference across the 2 points of metallic conductor. Potential difference across the 2 points of metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit.
प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। देखो अब आपको लग रहा होगा डेफिनेशन सुन के कि यार कितना अजीब सा है, थोड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है, बट मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूं। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ जूम इन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पोटेंशियल जो आपका ओम्स लॉ होता है ना, वो सिर्फ 3 चीज़ें लेता है। एक आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एक आपका करंट हो गया, और आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे आपका ओम्स लॉ डिपेंड होता है। ठीक है, अब ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ होता है आपका V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसा आप देख रहे हैं V इज़, देखो अब बात ये होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कंडक्टर के 2 पॉइंट्स पे, मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स लो, ये कंडक्टर है, इसके ये और ये जो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स पे जो होगा ना, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, दोबारा एक बार सुन लो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस मान लो यार, मैं आपको बताता हूँ, ये कोई एक पॉइंट है, ये छोड़ो, आपको मैं इधर दिखाता हूँ। ये कोई पॉइंट है ए कंडक्टर का, और ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इनके बीच का जो 2 मेटेलिक एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो करंट फ्लो कर रहा होगा यहाँ पर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतना याद रखो बस आप। वही लिखा है उस डेफिनेशन में भी, यही लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द। ठीक है, अब इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अब आप कह रहे हो कि R कहाँ से आ गया? जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये ऊपर देखो, अब ऊपर देखो, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो V इज इक्वल टू आई आर। आर आपका क्या है? रेजिस्टेंस। और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो आर आपका कांस्टेंट आ गया। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ, आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटल। ठीक है, समझ आया? अब ये आपको एक वी आई ग्राफ दे रखा है, ये ऊपर आपको पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रखा है, नीचे आपको करंट शो कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा। आप देख रहे होगे, एक मिनट, जैसे जैसे आपका ये करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, करंट भी बढ़ा। ये ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, समझ आया आपको? यही चीज़ आपको ग्राफ के उससे समझाने की कोशिश की जा रही थी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, हमने ऊपर भी एक पढ़ा था कि रेजिस्टेंस और सीरीज़ और पैरेलल वाला मैंने बोला था हम आगे पढ़ेंगे। तो अब ये टॉपिक आ गया, रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? रेजिस्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। देखो अब आपको मैं एक सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है यार? रेजिस्टेंस जो होता है ना आपका, मान लो कि ये एक काम, जैसे एक वायर है, ये एक वायर है, अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, इस वायर के अंदर, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करने के लिए एक बंदा खड़ा है। ये पिंक पिंक जो आप देख रहे हो बीच में मैं बना रहा हूँ, ये अपोज करने के लिए खड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब रोकने के लिए। तो ये रोकने के लिए जो खड़े हैं इनको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। मतलब कि यार देखो, आपको मैं और भी आपकी लाइफ रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो जब आप कुछ अच्छा करने लग जाते हो अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने लग जाते हो, या जैसे आपने कुछ अचीवमेंट कर ली, जैसे आपको जॉब मिल गई अच्छी, तो आपके आस पड़ोस वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स कभी कभी क्या होते हैं? जलने लग जाते हैं। कुछ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जलने लग जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो या फिर आप, जैसे कि आप कुछ अच्छा बड़ा अचीव करने जा रहे हो, कोई आपके बीच में आ जा रहा है, आपको रोक रहा है वो चीज़
बड़ा अचीव करने से रोक रहा है। तो वो जो रोक रहा है वो एक तरह से क्या मान लो, उसको रेजिस्टेंस मान लो, ठीक है। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है? आपके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। अपोज करने का काम कौन करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हो, देखो लिखा है ना, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन, मैं आपको एक और बार और भी एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो थोड़ा मैं ब्रॉड बनाता हूँ, ये आपकी वायर है, वायर के अंदर आपके ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो रही है, लेकिन बीच बीच में कुछ चीज़ें हैं जो रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए खड़ी हैं, इनके फ्लो को अपोज करने के लिए खड़ी हैं। वो चीज़ क्या होगी? रेजिस्टेंस, ठीक है। जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करती है उससे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसे आर से डिनोट करा जाता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, और 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होता है। अब व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा और करंट सर्किट में करंट क्या होगा? 1 एम्पियर होगा, तो क्या होगा रेजिस्टेंस उसमें? 1 ओम। देखो मैं आपको समझाता हूँ ये वाला पॉइंट। ये वही आपको उनके ऐसा यूनिट्स के कन्वर्ट करके समझाने की कोशिश की जा रही है। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट होगा और आपका सर्किट में करंट जो होगा वो 1 एम्पियर होगा, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? 1 ओम, ठीक है। ये किससे निकली? ये रिलेशन किससे निकल रहा है? हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये इस रिलेशन से निकल रहा है, ठीक है। होप करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं रेओस्टेट। रेओस्टेट क्या होता है? रेओस्टेट क्या होता है आपका? रेओस्टेट होता है जो आपका वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। अब आपको ये पढ़ के शायद ना समझ आया हो, बट मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। रेओस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, कंपोनेंट होता है ये, जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए? करंट को रेगुलेट करने के लिए, बिना सोर्स ऑफ वोल्टेज को चेंज करे। अब आप कहोगे यार आपने तो जो डेफिनेशन लिखी है उसी को एक एक वर्ड करके समझा दिया। देखो पूरा पूरा समझ लो यार, दिक्कत किस बात की है। जूम इन कर लूँ थोड़ा, फिर समझा दूँ। देखो मान लो ये कोई आपका सोर्स ऑफ वोल्टेज है, ये आपकी कोई बैटरी है, ये आपकी कोई बैटरी है। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है मान लो, ठीक है। अब आपको इससे कोई बल्ब जलाना है, अब आपको इससे कोई बल्ब जलाना है, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब तो कम लग रहा है, दिल ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं यार, दिल जले भी बहुत होते हैं, समझ लो। बल्ब है मान लो ये आपका। अब इस बल्ब को सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए जलने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, ठीक है। तो अब आप इसमें सीधा भेजोगे, अब ये इससे कनेक्ट करोगे सीधा, तो क्या होगा? 10 वोल्ट जाएगा यहाँ से। तो अब 10 वोल्ट जाएगा तो भाई ये बल्ब तो जल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब रेओस्टेट होगा, रेओस्टेट जब लगा होगा तो रेओस्टेट क्या करेगा? जब इस बल्ब को 2 वोल्ट ही चाहिए तो यहाँ से 10 वोल्ट तो आएगा, लेकिन वो बल्ब को सिर्फ 2 वोल्ट देगा, ठीक है। इससे आपको क्या पता लगा? दोबारा समझ लो एक बार, कलर चेंज करके समझा देता हूँ यार, तुम्हें पिंक ना अच्छा लग रहा हो तो। ये सोर्स ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ से वायर निकली, ये आपका कोई बल्ब है, ठीक है। बल्ब कम लग रहा है, गदा ज़्यादा लग रही है हनुमान जी की। अब इसमें 2 वोल्ट की ज़रूरत है, ये 10 वोल्ट का है, ठीक है। अब ये 10 वोल्ट का है, 2 वोल्ट की ज़रूरत है। अब क्या करोगे? यहाँ पर एक रेओस्टेट अगर लग गया मान लो, तो ये रेओस्टेट क्या करेगा? 10 वोल्ट सीधा बल्ब में नहीं भेजेगा, क्योंकि 10 वोल्ट गया तो जल जाएगी बल्ब। ये सिर्फ 10 वोल्ट तो आएगा वहाँ से, लेकिन इसके पास सिर्फ 2 वोल्ट ही जाएगा जितनी उसको रिक्वायरमेंट है। तो इससे आपको क्या पता लगा? बिना सोर्स चेंज करे, मतलब आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता दूं कि जो आपका रेओस्टेट होता है ना, वो आपके एक तरह से रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करता है। जहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ानी होती है रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, जहाँ रेजिस्टेंस घटानी होती है वहाँ रेजिस्टेंस को घटा देता है, ठीक है। जिस हिसाब से जिसको जितना देना होता है उतना दे देता है वो, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। वही लिखा है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट। ये करंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सोर्स ऑफ वोल्टेज मतलब वो बैटरी चेंज। अब ऐसा नहीं है कि 2 वोल्ट की बल्ब है तो वो 2 वोल्ट की बैटरी लाई जाएगी उसके लिए, नहीं।
10 वोल्ट की बैटरी है तो रेओस्टेट की हेल्प से उसको सिर्फ 2 वोल्ट ही दिया जाएगा, बाकी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर फैक्टर्स पे डिपेंड कर दिया कंडक्टर का, ठीक है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। पहला, रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज, पहला जो पॉइंट आपको दे रखा है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होती है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। मतलब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। अगर ये हम एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगी, मान लो ये बैटरी हो गई आपकी, बैटरी बी लिख दे रहा हूँ, सिंबल नहीं बना रहा है यार, देख लेना आप। यहाँ पर आपका आ जाएगा स्विच, यहाँ पर आपका आ जाएगा एम मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना। यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपने एक वायर लगाई है, ये कलर चेंज करके बना देता हूँ नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ये आपकी वायर है, जितना जितना रेड है वो उतने में वायर है, ठीक है। और ये आपका यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे यहाँ पर, जब स्विच ऑन करोगे आप यहाँ देखोगे कि यहाँ जो लेंथ इतनी है इस वायर की, इस टाइम क्या होगा, एक मिनट, एक इसका एक ये कंडीशन हो गई और दूसरी में अगर इसी में मैं डबल कर दूं वायर की। अब ये जो वायर है, एक मिनट, फिगर एक और ऐसी बना ली जाए। ये बैटरी हो गई आपकी मान लेना, ये स्विच हो गया आपका, ये एम मीटर हो गया आपका, और ये अब लेंथ वायर की बढ़ा दी गई। मैं ऐसे इस बार नीचे इसको नीचे कर दे रहा हूँ। ये लेंथ है वायर की लेंथ जो है वो बढ़ा दी गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप इन दो कंडीशंस में क्या देखोगे, अब आप जो इन दो कंडीशंस में देखोगे कि जो आप ऊपर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस होगा ना इसमें, उसका डबल हो जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट वाले में जितना रेजिस्टेंस होगा, मैं कलर चेंज करूँ यार, दिखाई नहीं दे रहा, ग्रीन बेटर। फर्स्ट वाले में जितना रेजिस्टेंस होगा और सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में मान लो अगर 1 रेजिस्टेंस है ना, तो सेकंड वाले में वो 2 हो जाएगा, ठीक है। या आपको 2 है तो 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब किसी न किसी तरह से वो बढ़ जाएगा। तो जो अगर लेंथ वायर की बढ़ती है, कंडक्टर की लेंथ जो है वो डबल की जाती है, बढ़ाई जाती है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा आप इसको, इस एग्जांपल से आपको। सेकंड क्या लिखा है आपका, सेकंड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यार जब एरिया यानी कि चौड़ाई, एक तरह से मान लो आपकी कोई तार है, आपकी कोई ये वायर है, एक ये पतली वायर है, ठीक है, और ये एक मोटी वायर है। तो इसमें जो यानी इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटी वाली में कम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ आया। जैसे ही क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, यानी कि ये चीज़ बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन जैसे ही बढ़ेगा उस टाइम क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और डिपेंड करता है, चौथा क्या है, डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब यार मान लो, नेचर ऑफ मटेरियल आप कह सकते हो, ये नेचर ऑफ मटेरियल आप ये कह सकते हो कि मतलब हर एक बंदे की अपनी अपनी एक कंसिस्टेंसी होती है, या अपने अंदर एक कैपेबिलिटी होती है हर एक बंदे की। अब जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा टॉप कर रहा है, तो ज़रूरी है कि हर पूरी क्लास के सारे बच्चे टॉप करें, नहीं ना। तो वही चीज़ है कि एक चीज़ इस बंदे पे सूट कर रही है तो ज़रूरी नहीं है वो इस सब पे सूट करेगी, ठीक है। तो अगर मान लो नाइक्रोम वायर है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कोई दूसरी वायर हम जब लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी ज़्यादा हो, वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। देखो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो रेजिस्टिविटी होती है, पहले तो आपका रेजिस्टेंस जो होता है आपका, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये रो हो गया आपका L/A। रेजिस्टेंस जो होता है L से
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है ए से वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आपका जो और जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी से। सिंपली रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी वो आपको, रेजिस्टिविटी जो होता है वो आपको बताता है कि मतलब कितना कि कोई भी मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं या दो आपके कोई अप्लायंसेस हैं, वो कितना अपोज कर रहे हैं करंट को, कितना नहीं कर रहे हैं, वो आपको रेजिस्टिविटी बताता है, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का? जनरल फार्मूला होता है ये, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एरिया अपॉन लेंथ। ये आपका होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। रेजिस्टिविटी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? एसआई यूनिट होती है जो रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर। एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की वो होती है ओम मीटर, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रजिस्टर इन सीरीज़। जैसा हमने ऊपर बोला था ना, मैंने आपको ऊपर हमारी ऊपर वाली कुछ स्लाइड्स में मैंने बोला था दो टॉपिक थे, एक आपका रेजिस्टेंस था और आपका एक रजिस्टर इन सीरीज़ था। उसी पैरेलल रजिस्टर, पैरेलल कनेक्टेड, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं सीरीज़ और पैरेलल आपको दोनों समझाऊंगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इससे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक रजिस्टर इन सीरीज़ और एक रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसे। रजिस्टर इन सीरीज़, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड रजिस्टर। नहीं समझ आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, नहीं आया होगा। ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है, ऊपर जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी वो करें, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर होता है आपका ये जो ऐसे ऐसे होता है, तो यानी कि एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, एक रजिस्टर ये हो गया, तीन रजिस्टर लगे हैं इसमें। और ये क्या है? एंड टू एंड कनेक्ट हैं एक दूसरे से, ठीक है। जब ये एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो इसे हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर इन सीरीज़। सीरीज़ मतलब तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, कुछ ऐसा। ए बी सी डी, आप यहाँ देख सकते हो ए बी सी डी जो हैं वो एक दूसरे से सीरीज़ में खड़े हैं, मतलब एक लाइन में खड़े हैं एक दूसरे को पकड़ के, तो इसे हम बोलते हैं रजिस्टर इन सीरीज़, ठीक है। अब इनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज़ में? टोटल रेजिस्टेंस निकालने का सीरीज़ में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, नहीं आया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ एक। मान लो अगर R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू 6 है, तो आपका जो आर टोटल होगा वो कितना होगा? 2 + 4 + 6 12, 6 4 10 2 12, टोटल आपका 12 होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल वाले को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो आपका 12 होगा, ठीक है। अब देखो इस रजिस्टर इन सीरीज़ में क्या होता है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। अब जब रजिस्टर आपका जो सीरीज़ में कनेक्ट होता है तो उसमें जो करंट होता है ना, मान लो, एक मिनट में आपको थोड़ा स्पेस ये जूम इन करके दिखा देता हूँ। मान लो, हाँ देखो, अब ये मैंने आपको बताया था ए पॉइंट, मान लो इसको, ये कनेक्ट है सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इसमें अगर दो करंट आ रहा है तो इसमें दो 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 ही आएंगे। मतलब करंट जो ये तो रजिस्टर होता है ना, ये तो रजिस्टर होता है। मैं रजिस्टर दो दो की बात, अब आप कहोगे कि आपने ऊपर एग्जांपल दिया तो आपने डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ की थी, वो रजिस्टर की वैल्यूज़ थी, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने गलती क्या करी है, देखो मुझे ये वैल्यूज़ लिखनी चाहिए थी यहाँ, करंट के इधर, करंट यहाँ से फ्लो होगा ना, मान लो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो दो दो करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी हो पूरे रजिस्टर में, ठीक है। समझ आया? ये पॉइंट ये कहना चाहता है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, वही आर ई मान लो, तो R1 R2 R3 प्लस करते हैं तो R1 + R2 + R3, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। अब ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो वो लार्जर होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मान लो आपका R1
10, R2 5, R3 7। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी जो होगी, मान लो वो आ गई 15। तो वो यही कह रहा है जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी ना, वो लार्जेस्ट रजिस्टर की वैल्यू से भी बड़ी होगी। ठीक है, लार्जेस्ट रजिस्टर की वैल्यू तीनों में से क्या थी, 10, और 10 और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 15, यानी कि वो उससे भी बड़ी होगी। वो यही कहना चाहता है पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अब ये देखो वही चीज़ बता रखी है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, ये V इज इक्वल टू V1 V2 V3 बता रखा है। वोल्टेज अब ये वही बता रखा है आपको, जैसे कि देखो आप एक बार V1 ले लो, V1 इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ ऊपर पढ़ा था हमने। V इज इक्वल टू IR1 ले लिया, V2 इज इक्वल टू IR2 ले लिया, V3 इज इक्वल टू IR3 ले लिया, नीचे ओम्स लॉ लिखा हुआ है। चलो देखते हैं अब ये क्या बताना चाह रहा है हमें। ये अब तीनों को प्लस कर दिया, IR1 IR2 IR3। अब V क्या होता है हमारा, V होता है हमारा IR, वही चीज़ V को हटा के IR लिख दी गई, और ये I कॉमन ले लिया यहाँ पर, और अंदर R1 R2 R3 दे दिया। V यहाँ पर देखो आप I बाहर I कॉमन ले लिया, और ये R1 R2 R3 अंदर ऐसे लिख दिया। अब I से I कट गया, ठीक है, अब बचा क्या R, और ये R1 R2 R3। ठीक है, समझ आया, आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रजिस्टर इन पैरेलल। रजिस्टर इन पैरेलल क्या होता है, देखते हैं। रजिस्टर इन पैरेलल जो होगा आपका वोल्टेज अक्रॉस, ये आप सिंपल उसी से समझ लो, डायग्राम से ही, डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। अभी हमने सीरीज़ में क्या देखा था, आप इसमें देख रहे होगे, एक ऊपर है पैरेलली कनेक्टेड है, जो रजिस्टर्स हमारे वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो ये हमारा क्या होगा, रजिस्टर्स इन पैरेलल। नहीं आया तो अब एक बार को जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि मान लो, कलर चेंज करते हैं, मान लो ये आपका रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका एक और रजिस्टर है, ये आपका एक और रजिस्टर है। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है ये। और हमने सीरीज़ वाले में क्या देखा था, सीरीज़ वाले में वो ऐसे कनेक्टेड थे। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको यही कहना चाह रहा हूँ। अब जो पैरेलल के केस में क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब ईच रजिस्टर में वोल्टेज जो आती है वो सेम होती है, और ये अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होती है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है, टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये क्या कह रहा है, टोटल करंट जो होता है ना वो इक्वल होता है सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो हम सम निकालते हैं वो टोटल करंट के बराबर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल, ये देखो ये होता है ये रजिस्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। उस सीरीज़ में क्या था, सीरीज़ में क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 था। यहाँ क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2, रेसिप्रोकल है बस। ठीक है, प्लस 1/R3। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ये क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है इसमें पैरेलल में वो लेस होती है किससे, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, जैसे R1 R2 R3 में सबसे छोटी वैल्यू होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी होगी इन केस ऑफ पैरेलल। मान लो R1 2, R2 4, R3 6। तो आपकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी केस ऑफ पैरेलल वो 1 ही आएगी, वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी छोटी वैल्यू आएगी। ये कहना चाहता है वो पॉइंट। ठीक है, अब हमें कुछ एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज़ कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। पहला जो है वो एडवांटेज क्या बताया गया है, इन सीरीज़ सर्किट जो होता है, सीरीज़ में जो सर्किट लगा होता है, सीरीज़ में जो सर्किट होता है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्ड द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। मान लो कि सीरीज़ केस में क्या होता है, अगर एक भी सर्किट गया, ये सर्किट कनेक्टेड है, अगर ये इस वाले ने काम करना बंद किया तो ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल क्या होता है, इन केस ऑफ पैरेलल होता है कि ये पैरेलल में अगर लगे हुए हैं, अगर इसने काम करना बंद किया तो ये अपना काम करते रहेंगे। समझ आया,
नहीं आया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लड़ियाँ लगती हैं, लड़ियाँ लगती हैं, बहुत सारे एग्जांपल है यार, पैरेलल के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, सीरीज़ के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आपने अपने घर में ऐसे अप्लाइंसेस देखे होंगे जो एक एक छोटा सा ख़राब हो तो वो पूरा बंद हो जाता है चलना, और आपने कुछ ऐसे अप्लाइंसेस भी देखे होंगे जो एक ख़राब होता है लेकिन बाकी जो है वर्क करते रहते हैं वो। ठीक है, समझ आया? तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफरेंट अप्लाइंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सर्टिफाइड। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी था कि करंट, जैसे ये सीरीज़ केस है, मान लो इसको 2 वोल्ट की ज़रूरत है, इसको 4 वोल्ट की ज़रूरत है, इसको 6 वोल्ट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ से 10 वोल्ट आ रहा है करंट, तो यहाँ भी 10 वोल्ट ही जाएगा पूरे में, 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब इनको इतनी ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो ख़राब ही होंगे ना अप्लाइंसेस, तो ये एक ड्रॉबैक होता है सीरीज़ केस में। ठीक है, कि वो सब में सेम करंट रखता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। टोटल रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल सर्किट में, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, और हम इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, इसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है जो इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट if an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually get dissipated entirely in form of heat. This is known as heating effect of electric current. अब heating effect of electric current कहते किसको हैं, हम ये डेफिनेशन बाद में समझेंगे, पहले आप यार मेरी बात समझो। यहाँ पर मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर ईजी वे आपको हो जाएगा फिर डेफिनेशन समझने में। यार मान लो कि एक सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं। एक मिनट, कलर क्या ले रखा है हमने, पिंक ले लेते हैं, पिंक नहीं रेड ले लेते हैं, या ब्लैक ले लो। ठीक है, अब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हमने अपना डाल दिया, ये बैटरी ले लेना आप, इसको ये की ले लेना, ये हमने थोड़ा, एक मिनट, हम स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी की हो गई, यहाँ पर हमारा एम मीटर लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ले लेना आप। अब यहाँ पर मान लो रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा बैटरी है, याद रखना ये बैटरी है, ये हमारी की है, ये हमारा एम मीटर है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जब, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सर्किट में। ठीक है, जब इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे। और एक और हमारी जो चीज़ है वो अपने काम पे आ जाती है, वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने मूव करना शुरू करा, बीच में रेजिस्टेंस आएगी, वो कहेगी जी मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगी। अब रेजिस्टेंस जो आएगी, ये रेजिस्टर्स यहाँ से आएगी, वो रेजिस्टर्स जो आएगी यहाँ पर, रेजिस्टर्स जो होते हैं, अब एक ऐसा वर्क डन करते हैं। अब रेजिस्टर्स को हटा के इलेक्ट्रॉन्स को आगे तो जाना ही है, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब वो जो वर्क डन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनसे ओवरकम करने के लिए रेजिस्टर से, वो वर्क डन क्या करता है, वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है। वो वर्क डन क्या करता है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है ये रेजिस्टर से। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, अब उसे यहाँ पहुँचा वो, अब उसको वर्क डन करना पड़ेगा इस रजिस्टर से पास होने के लिए, वर्क डन करना पड़ेगा। अब क्या होगा, वो जब वर्क डन करेगा तो वर्क डन रजिस्टर जो होगा वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा। नहीं आया, देखो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपली, कि यार एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब उसे ये रजिस्टर को पास करना है, तो वो जो वर्क डन करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन जो वर्क डन करेगा वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है रजिस्टर। और एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूँ तो मैं आपको, जैसा आपने देखा होगा, अभी हम उसको एग्जांपल्स आगे देखेंगे, तो
यही वो कहना चाहता है कि जो वर्क डन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ना, जो वर्क डन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस को, उससे ही वही हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है, उसे ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पर भी देख लो। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी वो वर्क डन जो करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रजिस्टर्स के थ्रू डिसिपेट होता रहेगा, और उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आपको कुछ दे रखा है, देखो यहाँ इक्वेशन सी दे रखी है कुछ, ये देखो E इज इक्वल टू पी इंटू टी लिखा हुआ है। ठीक है, E इज इक्वल टू पी इंटू टी लिखा हुआ है। तो E जो होता है हमारा पावर इंटू टाइम, एनर्जी पावर इंटू टाइम हो गया, पावर इंटू टाइम। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बताया गया है, VIT, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम। ठीक है, अब क्या किया गया है यहाँ देखो, अब क्या किया गया है, E को E के H के इक्वल, E को H के इक्वल बताया गया है, तो E को हटा के हम H लिख सकते हैं, E को हटा के हमने H लिख दिया, ये P इंटू टी हट के H आ गया यहाँ। अब H आ गया और ये VIT है, VIT है। ठीक है, VIT है। अब VIT को V क्या होता है, IR होता है, तो H इज इक्वल टू नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ देखो आपको, एक मिनट। E क्या होता है, पावर इंटू टाइम, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, VIT के। और आपको वहाँ क्या बताया गया था कि जो आपका E है वो H के बराबर है। ठीक है, तो इस पूरे को हटाकर आप H लिख सकते हो, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VIT। अब आपको पता है V क्या होता है, ओम्स लॉ से क्या होता है V, ओम्स लॉ से V क्या होता है, V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, तो V हटा के आप IR लिख दो, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR हो गया, दो I आ गए, दो I मिलके I स्क्वायर बना लेंगे, I स्क्वायर RT। H क्या बन गया, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, सॉरी I स्क्वायर इज इक्वल टू IRT। ठीक है, समझ आ गया होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आ गया। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसका जो पहला पॉइंट है वो है, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये कह रहा था कि जो रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हुई है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है रजिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि और वो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के भी। पहला पॉइंट कहता है वो I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा पॉइंट कहता है वो रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू टाइम, कितने टाइम में करंट फ्लो हुआ उसके भी प्रोपोर्शनल होगी, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी होगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जो हमने ऊपर अभी फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आपने देखा होगा आपके घर में जब बल्ब जो होती है बहुत देर तक जल रही होती है, जब वो आप उसके पास अपना हाथ ले जाओगे आप देखोगे कि वो गर्म हो रखी होगी, वो मतलब जल थोड़ी सी वार्म होगी। वार्म क्यों होती है वो, वही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन लगा रहे हैं वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होता है, वही वो हीट हो रही होती है, इसीलिए वो। ठीक है, देखो हीटिंग इफेक्ट डिज़ायरेबल डिवाइसेस दे रखे हैं आपको, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, जो हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं, और ये अनडिज़ायरेबल डिवाइसेस। ठीक है, इनको देख लीजिएगा आप। अब है हमारा इन इलेक्ट्रिक बल्ब द मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट अपीयर्स अ हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ रेडिएटेड फॉर्म अ लाइट। अब हम देखेंगे कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज, जो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो टंगस्टन से क्यों बना होता है। पहला होता है उसका पॉइंट, पहला क्या है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर। जो फिलामेंट होता है वो हाई टेम्परेचर पे जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। दूसरा क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लिखा भी हुआ है 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे क्या है, द बल्ब आर फिल्ड, और क्या होता है, द बल्ब जो बल्ब होती है ना वो केमिकली इनएक्टिव गैसेस से फिल होती है, नाइट्रोजन और आर्गन होता है, आपको भी पता है, जो कि प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, जो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ा देती है। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जैसा हमारे अप्लाइंसेज होते हैं जो भी, उनको शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से कौन बचाता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है। फ्यूज़ इज़ मेड ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। जो फ्यूज़ होता है वो प्योर टिन या फिर प्योर एलॉय से बना होता है, कॉपर और टिन जैसे कि। ठीक है। फ्यूज़ जो होता है वो ऑलवेज सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज़ स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंसेस। ठीक है। अब हमारा जो अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस रेट पे कंज्यूम हो रही है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर का क्या फॉर्मूला होता है? ऊपर भी हमने देखा था अभी सॉल्व करते हुए, जो हीटिंग इफेक्ट में देख रहे थे हम। क्या होता है? वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। अब आप यहाँ कह रहे हो कि आई टू आर और वी टू आर क्या लिख दिया? ये आई टू आर और वी टू आर नहीं है जनरली, ये है आई स्क्वायर आर है वो। जैसे कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखा है, वो आई टू आर नहीं है, वो स्क्वायर गलती से 2 हो गया है। तो आई स्क्वायर आर कैसे आ गया? वी आई से वो आई स्क्वायर आर कैसे बन गया? मैंने आपको बताया था वी जो होता है वो वी इज इक्वल टू आई आर होता है। वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वी को हटा के आई आर लिख दिया, तो आई स्क्वायर आर बन गया वो। ठीक है। अब आई स्क्वायर आर तो ठीक है, लेकिन ये वी स्क्वायर आर कैसे बन गया? आई स्क्वायर आर था, आई क्या होता है हमारा? वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या होगा हमारा? वी अपॉन आर। तो आई स्क्वायर को हटा के वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया गया, और ऊपर आर ही था। आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या हमारा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसे आ गया। ठीक है। अब एस आई यूनिट क्या होती है हमारी? एस आई यूनिट होती है हमारी वॉट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पेपर में ज़रूर आएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की एस आई यूनिट क्या, इलेक्ट्रिक पावर की एस आई यूनिट क्या होती है? वॉट। 1 वॉट किसके इक्वल होती है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। वही मैंने आपको बताया था, जैसे ऊपर हमारी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है, उन्हीं के एसआई यूनिट्स को कन्वर्ट करके यहाँ पर बना दिया जाता है। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपके घरों में आपने देखा होगा वॉट में नहीं आता। आपका जो बिजली बिल होता है वो वॉट में बिल्कुल भी नहीं आता, वो किलो वॉट आवर्स में आता है। क्योंकि यार अब जो वॉट एक छोटी यूनिट है, अब छोटी यूनिट में फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे बिजली बिल में, तो वो दिक्कत करेंगे। तो इसलिए एक बड़ी यूनिट, कमर्शियल यूनिट बनाई गई जो होती है किलो वॉट आवर्स, कि जैसे बड़ी यूनिट रहेगी तो ईजी रहेगा कैलकुलेशन वगैरह में। तो 1 किलो वॉट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 1 जूल। ठीक है। 1 किलो वॉट आवर इज़ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ आया? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको कोई टॉपिक और समझना है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। तो